हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था और ये पाया था कि एक अच्छा टेस्ट होने के लिए उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने वैलिडिटी और उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें और जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें इस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। रिलायबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी और ऑफ परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल। मीन्स रिलायबिलिटी विश्वसनीय या भरोसेमंद होने की या फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्वालिटी या गुणवत्ता होती है। हम रिलायबल वर्ड अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि उस लड़की को अपने सीक्रेट्स मत बताना, शी इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। या हम कहते हैं कि उस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना, वो वाली बैंक रिलायबल नहीं है, यानी वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो कोई चीज़ रिलायबल कब होती है? जबकि उसमें कंसिस्टेंसी हो, स्टेबिलिटी या स्थिरता हो। मीन्स हम उस पर भरोसा कर सकें कि वो कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा एक जैसी रहेगी। रिलायबिलिटी को हिंदी में विश्वसनीयता कहते हैं। तो जब भी हम कोई टेस्ट या मेजरिंग टूल बनाते हैं तो हमारा पहला मकसद या उद्देश्य होता है कि वो उसी चीज़ को मेजर करे या मापे जिसके लिए हमने वो टेस्ट बनाया है। यानी कि अगर हमने टेस्ट एटीट्यूड को चेक करने के लिए बनाया है तो एटीट्यूड को ही चेक करें, इंटरेस्ट को चेक ना करें। और इस चीज़ को हम टेस्ट की वैलिडिटी कहते हैं, जिसे हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट का दूसरा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है कि टेस्ट में कंसिस्टेंसी हो, यानी कि टेस्ट को एक बार किसी इंडिविजुअल पर एडमिनिस्टर करने पर जो फर्स्ट टाइम स्कोर मिले वही स्कोर बार बार एडमिनिस्टर करने पर भी मिले, तभी हम उस टेस्ट पर भरोसा कर सकेंगे या विश्वास कर सकेंगे। रिलायबिलिटी इज द ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर। अ टेस्ट वुड बी कॉल्ड अ रिलायबल टेस्ट when it will give same repeated results under same conditions। कोई measure या test जिस सीमा तक consistent होता है वो उसकी reliability कहलाती है। एक टेस्ट को तभी reliable कहा जाएगा जबकि वो बार बार administer करने पर भी हमेशा same results दे। जैसे कि अगर हम एक measuring tape से या स्केल से एक टेबल की लंबाई या चौड़ाई नापें तो दोबारा उसी टेप से नापने पर भी वो सेम ही आएगी। यानी अगर 20-25 दिन के बाद भी हम उस लंबाई चौड़ाई को उसी टेप से मेजर करेंगे तो वो सेम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो मेजरिंग टेप रिलायबल है। अगर हमें एक मेटल के बॉक्स का वेट चेक करना है तो हम वेइंग मशीन पर उसे रखकर उसका वेट लेंगे। अगर वेइंग मशीन पर बार बार बॉक्स को रखने पर भी उसका वेट सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेइंग मशीन रिलायबल है। पर सपोज एक बार वेट लिया तो 18 kg आया और जब दोबारा लिया तो 14 kg आया, तो इसका मतलब है कि वो वेइंग मशीन रिलायबल नहीं है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है और वो हर बार अलग वेट दिखा रही है। अकॉर्डिंग टू एन एनास्टासी, reliability refers to the consistency of scores obtained by the same individuals when re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variable examining conditions। एन एनास्टासी के अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का मतलब है कि जब सेम व्यक्तियों पर एक ही टेस्ट को अलग अलग मौक़ों पर या अवसरों पर एडमिनिस्टर किया जाए तो जो स्कोर्स मिले वो सेम हों या लगभग सेम हों। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बिहेवियरल साइंसेज में हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ों को या फिर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स यानी मानस रचना का मापन करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एडजस्टमेंट, एप्टीट्यूड एट्सेट्रा, जिनमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं।
तो इनको मेजर करने के लिए टेस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है और ह्यूमन क्वालिटीज़ के मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर्स ज़रूर होती हैं। ये एरर्स या त्रुटियाँ या गलतियाँ दो तरह की हो सकती हैं, जो हैं रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स वो होती हैं जो कि बाय चांस हो जाती हैं और ये किसी भी इंडिविजुअल के स्कोर को अनप्रेडिक्टेबल मैनर में घटा या बढ़ा सकती हैं। सिस्टमैटिक एरर्स वो होती हैं जो कि किसी ग्रुप के स्कोर्स को प्रेडिक्टेबल वे में या अनुमानित तरीके से घटा या बढ़ा सकती हैं। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स के पीछे रैंडम एरर्स का हाथ होता है और वैलिडिटी प्रॉब्लम्स के पीछे सिस्टमैटिक एरर्स का हाथ होता है। क्योंकि हम रिलायबिलिटी पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसलिए हम सिर्फ रैंडम एरर्स को ही डिस्कस करेंगे। रैंडम एरर्स जो कि स्कोर्स की कंसिस्टेंसी पर असर डालते हैं, वो 3 तरह से ओरिजिनेट हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि इंडिविजुअल्स जिन पर टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो ही रीज़न हो इन एरर्स का। जैसे कि जब पहली बार एक इंडिविजुअल का टेस्ट लिया तो वो बिल्कुल फिट था, पर जब अगली बार टेस्ट लिया तो उसे ज़ुकाम था, या पहली बार टेस्ट लिया तो उसका मूड अच्छा था, पर जब अगली बार वही टेस्ट लिया तो उसका मूड ऑफ था। इससे उसके रिजल्ट्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट, मोटिवेशन, फटीग, ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिनसे स्कोर्स पर फर्क पड़ सकता है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि टेस्ट तो सही है, पर जो उस टेस्ट को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर कर रहा है वो अनाड़ी है या इनएक्सपीरियंस्ड है, और वो अगर इंस्ट्रक्शन सही से नहीं देगा तो स्कोर्स पर इफ़ेक्ट आ सकता है। स्कोरिंग करने में भी वो गलती कर सकता है। जिस जगह टेस्ट लिया जा रहा है वहाँ की कंडीशन, लाइटिंग, हीट, वेंटिलेशन एक्सेट्रा भी स्कोर्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। थर्ड रीज़न हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर हो। टेस्ट की लेंथ भी टेस्ट के अनरिलायबल होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अगर टेस्ट बहुत छोटा है तो ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ वही थोड़े से क्वेश्चंस आते हों जो टेस्ट में दिए हुए हैं तो उन्हें पूरे मार्क्स मिल जाएं, और स्टूडेंट्स जिन्हें उस सब्जेक्ट मैटर की ज़्यादा नॉलेज थी लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर उन स्टूडेंट्स को नहीं आते थे जो कि टेस्ट में दिए हुए हैं, तो उन्हें लो मार्क्स मिल सकते हैं जबकि वो ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की एटॉमिक वेट की नॉलेज को चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया और टेस्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए गए। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ 10 केमिकल एलिमेंट्स का ही एटॉमिक वेट पता था उन्हें पूरे मार्क्स मिल जाएं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ इन्हीं 5 एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट नहीं पता था, बाकी के सारे एलिमेंट्स का वेट पता था, उन्हें एक भी मार्क ना मिले। तो शॉर्ट टेस्ट में लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से स्कोर्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इन रैंडम एरर्स का जो इफ़ेक्ट पड़ता है स्कोर्स की कंसिस्टेंसी पर, रिलायबिलिटी उसके लिए कंसर्न्ड होती है। जनरली ये माना जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर या क्वालिटीज़ के हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती ही है। हालांकि साइंटिस्ट्स इन एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कुछ तरीके हैं जिनसे कि वो इन मेजरमेंट एरर्स की कुल मात्रा का आंकलन कर सकते हैं। रिलायबिलिटी प्रोसीजर्स डिटरमिन द डिग्री अप टू विच the inconsistency and variations are caused in the scores due to the random errors. Reliability procedures इन्हीं random errors की वजह से scores में जो inconsistency आती है, यानी जो variation आता है scores में, उनकी डिग्री को डिटरमिन या निर्धारित करने से संबंधित होते हैं। जब हम एक इंडिविजुअल पर एक टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें कुछ स्कोर्स मिलते हैं जिन्हें ऑब्जर्व स्कोर्स कहते हैं। अगर हम किसी और ओकेजन पर उसी इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट से उस स्टूडेंट का फिर से टेस्ट लें तो ये चांसेस होते हैं कि अब की बार रैंडम एरर्स की वजह से हमें सेम वही ऑब्जर्व स्कोर ना मिले। तो ये मानते हुए कि वहाँ पर कोई एरर कंपोनेंट या त्रुटि घटक है जिसकी वजह से स्कोर अलग आया है, तो ये माना जाता है कि हाइपोथेटिकली एरर फ्री स्कोर होगा
जो कि तभी मिलेगा जबकि वो एरर कंपोनेंट ना हो और मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये एरर फ्री स्कोर इंडिविजुअल का उस टेस्ट पर ट्रू स्कोर कहलाता है। तो ये माना जाता है कि अगर एक टेस्ट को कई बार अलग अलग मौक़ों पर उसी इंडिविजुअल पर एडमिनिस्टर किया जाए और उसके जो अलग अलग स्कोर्स उस टेस्ट पर मिलें, जैसे कि 40 आउट ऑफ 50, 49 आउट ऑफ 50, 38 आउट ऑफ 50, तो उनका जो एवरेज निकल कर आएगा वो ट्रू स्कोर होगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हर स्कोर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ट्रू स्कोर्स एंड सम एरर ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये एरर कंपोनेंट या तो एग्जामिनी में या फिर टेस्ट एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसे मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x इज इक्वल टू t प्लस ई, जहाँ पर x इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्कोर या ऑब्टेन्ड स्कोर, यानी जो स्कोर हमें मिला है, t इज इक्वल टू ट्रू स्कोर कॉम्पोनेंट एंड e इज इक्वल टू एरर ऑफ मेजरमेंट कॉम्पोनेंट। ट्रू स्कोर कॉम्पोनेंट तभी मिल सकता है जबकि परफेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया हो। तो ऑब्टेन स्कोर कॉम्बिनेशन होता है ट्रू स्कोर और किसी स्पेसिफिक ट्रायल पर एरर का। एरर ऑफ मेजरमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इंडिविजुअल का ट्रू स्कोर ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल से ज़्यादा आएगा, और अगर ये नेगेटिव होगी तो इंडिविजुअल का ट्रू स्कोर अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, यानी एक्चुअल से कम आएगा। एक टेस्ट को बार बार किसी इंडिविजुअल पर एडमिनिस्टर करने पर जिस एक्सटेंट या सीमा तक उस इंडिविजुअल को लगभग सेम स्कोर्स मिलते हैं वो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी होती है। मतलब कि टेस्ट को बार बार एडमिनिस्टर करने पर भी इंडिविजुअल्स के सेम रैंक या करीब करीब सेम रैंक होगी। किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी जनरली रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट से एक्सप्रेस की जाती है, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। एक टेस्ट डेवलपर या परीक्षण निर्माता 3 तरह के रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जो हैं रिलायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, एक रूपता या स्थिरता के रूप में विश्वसनीयता। नंबर 2, रिलायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस, समतुल्यता के रूप में विश्वसनीयता। एंड थर्ड वन है रिलायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, आंतरिक एक रूपता या सजातीयता के रूप में विश्वसनीयता। लेकिन अगर हम इन तीनों तरह की रिलायबिलिटी की क्रिटिकल एनालिसिस या समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो हमें ये समझने में टाइम नहीं लगेगा कि एक्चुअली 3 के बजाय 2 ही तरह की रिलायबिलिटी होती है। इन दोनों में से एक का रिलेशन टेस्ट के रिजल्ट्स में कितनी कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी है इस बात से होता है, और दूसरी का इंटरनल कंसिस्टेंसी से होता है। जो इक्विवेलेंस या समतुल्यता के रूप में विश्वसनीयता है वो और कुछ नहीं बल्कि मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी या स्थिरता का प्रदर्शित करने का ही एक एफर्ट या प्रयास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी ब्रॉडली 2 टाइप्स की होती है, जो है रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, यानी एक रूपता या स्थिरता के संदर्भ में विश्वसनीयता, एंड रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी, यानी आंतरिक एक रूपता या सजातीयता के संदर्भ में विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड यानी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, एंड पैरेलल और इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड यानी समानांतर या समतुल्य प्रारूप विधि। रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी या आंतरिक एक रूपता के संदर्भ में विश्वसनीयता को स्टैब्लिश करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो हैं स्प्लिट हाफ मेथड यानी खंडित अर्ध या अर्ध विच्छेद विधि,
Tudor-Richardson formula KR20 and KR21 and Cronbach's alpha या coefficient alpha method। तो मेनली 5 टाइप्स के रिलायबिलिटी मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।